हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किसकी बात करेंगे? ईटीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप जान सकते हैं कहाँ पर होती है? क्रिस्टल में होती है, माइक्रोएम्पियर में होती है। अब पहले हम माइक्रोएम्पियर का डायग्राम बना लेंगे। एक रफ डायग्राम बना देते हैं माइक्रोएम्पियर, जिससे आपको इसी पता चल जाएगा कि माइक्रोएम्पियर होंगे। ये हमारा हो गया माइक्रोएम्पियर। क्या हो गया? अब ये इसकी जो ऊपर वाली है इसको क्या बोलते हैं? आउटर माइक्रोएम्पियर। इसको क्या बोलते हैं? ये अंदर वाली जो रहती है उसको बोलते हैं इनर माइक्रोएम्पियर मेम्ब्रेन। सॉरी माइक्रोएम्पियर MITOCHONDRIN, इनर माइक्रोएम्पियर मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में रहता है, यहाँ पर क्या रहता है? इसका मैट्रिक्स रहता है। क्या रहता है? इसको मैट्रिक्स। अब जो इसकी फोल्डिंग्स रहती है, ये वाली फोल्डिंग्स को, ये वाली जिसकी फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई, CRESTAE, क्रिस्टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अब हमारा यहाँ पर ये अपना हो गया वाला थी, और जो इसके बीच की स्पेस को रहती है, यानी जो बीच का स्पेस रहता है उसको बोलते हैं इनर माइक्रोएम्पियर स्पेस। ये तो हो गया अपना इनर माइक्रोएम्पियर स्पेस। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक बार रफ है अपन ने ये डायग्राम देख लिया। अब ईटीसी की बात करते हैं, तो इसका यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है, यहाँ पर ये अपना हो गया क्रिस्टाई। मेन क्रिस्टाई में जो ईटीसी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पर होती है ईटीसी। ये भाग दिख रहा है ना? तो अब इसको हम जूम करके देखेंगे, ये वाले भाग को। इसको जूम करेंगे कि रिएक्शंस कैसी होती है। ये हो गया सपोज यहाँ पर, ये अपने जूम कर लिए इसका, ये वाले भाग को जूम कर लिए। कुछ इस तरह से देखिएगा जूम करने में। तो यहाँ पर जो अपना मेम्ब्रेन रहती है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। यहाँ पर इसको बोलते हैं FN1, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? ATP सिंथेसिस, सिंथाइस नहीं, सिंथेसिस, SYNTHETASE, सिंथेसिस होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, सिंथेसिस और सिंथेसिस में फ़र्क है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमारा ATP, जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जो वर्किंग होती है ETC, यहाँ पर होता है मेन। अब अभी अपन ETC का मैं आपको बताऊँगा आगे, वेट करिएगा आप। देखिए यहाँ से जो हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव कंसंट्रेशन रहती है, यहाँ पर नेगेटिव कंसंट्रेशन, जब यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है, सब यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, बाहर क्या रहता है? यहाँ पर जो मैट्रिक्स रहता है, यहाँ पर इसका पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। तो इसके तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मूव आने लगते हैं यहाँ पर, जो इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बाहर आके पॉजिटिव को, दोनों को मेंटेन करने के लिए देखते हैं, बैलेंस करने के लिए देखते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तो हमने ओवरव्यू देख ली कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ अक्कर होती है। ये माइक्रोएम्पियर कहाँ पर रहता है? सेल में रहता है, सेल का एक पार्ट है। अब सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लाज्मा रहेगा, राइजोसोम्स रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, साइटोसोम्स रहेगा और फ्लूइड रहेगा सेल्स के अंदर। तो एक माइक्रोएम्पियर भी रहता है उसमें एक, तो उसके अंदर बीच की जो उसमें रिएक्शन होती है ETC ट्रांसपोर्ट चेन, या एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ETC सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है।
तो अब बात करते हैं हम एनर्जी प्रोडक्शन की। तो बात करते हैं पहले जो NAD है, आप मेरे साथ समझते जाइए। थोड़ा शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, पर बाद में पूरा बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर हाफ ऑक्सीजन रहता है। अब बात करते हैं हमारा ये ETC मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ये हमारा यहाँ मैं आपको वर्किंग बताता हूँ कैसे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले NADH की क्या है, कोएंजाइम्स है, पूरे कोएंजाइम्स है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कोएंजाइम्स क्या होते हैं। जो कोएंजाइम वो होता है कि जो रिएक्शन के जो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं, ये बीच का स्पेस रहता है रिएक्शन की, रिएक्टेंट और एंजाइम के बीच में, जो दोनों को बाइंड करके रखते हैं और स्पीड मेंटेन करके रखता है, बढ़ा देता है, उसको एंजाइम बोलते हैं। यहाँ पर अब NADH प्लस, यहाँ पर प्लस, जो NADH है यहाँ पर क्या होगा, अभी जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब पता है ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये किस में होता है, ऑक्सीडेशन में होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें रिमूव करता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जानते हैं ना आप, ये सभी लोग पढ़ते आए होंगे, अभी तो आपको पता होगा। अब NADH की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। ये NADH क्या है, इससे एनर्जी प्रोडक्शन, जो NADH रहता है, अभी आपको पता चलेगा कि NADH कैसे कन्वर्ट होता है। ये NADH H+ है, वो किस में कन्वर्ट होता है, NADH में। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइज होगा। और यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ ना। अब यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं Fe3+ और Fe2+ में, Fe3+ और 2+। अब सपोज यदि आपको याद करने में दिक्कत जा रही है तो अल्टरनेटिव चलता है। जैसे पहले ऑक्सीजन आया, फिर पहले ऑक्सीडाइज आया, फिर रिड्यूस आया, फिर ऑक्सीडाइज आएगा। इसके बाद आया Fe3 जब ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देगा, तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पर भी ऑक्सीडाइज होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बुक में ऐसे ही दिया था, मुझे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, पर फिर भी एक आप ऐसा एक पर्टिकुलर याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी रिड्यूस होगा, रिड्यूस हुआ। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज, यहाँ पर भी हाँ, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, यहाँ पर भी ऑक्सीडाइज होगा। अब मेन बात करते हैं, जहाँ पर ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में बात करते हैं हमारा, जहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आइटम्स निकलेगा, यहाँ पर हर एक सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, हाइड्रोजन आयंस ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ पर क्या होगा, ATP रिलीज होगी। यहाँ पर भी ATP रिलीज होगी, और क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस निकला, यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ निकला, है ना। यहाँ का जो हाइड्रोजन था यहाँ निकला, तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर भी एक जो मॉलिक्यूल्स था कम ज़्यादा हो। यहाँ से देखो ना, यहाँ ये रिएक्शन पहले इधर हुआ, FADH इसमें गया, इसमें इधर गया, फिर उसके बाद फिर क्या इसमें गया, Fe3 में गया, Fe3 यहाँ अल्टरनेटिव कर दिए। पहले इसमें होगा, सपोज पहले इसमें होगा, फिर इसके बाद इसमें होगा, इसके एरो इस तरफ आएगा, फिर अल्टरनेटिव जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से जाएगा Fe3+ में, Fe3 से Fe2+ में, और Fe2+ में यहाँ पर Cu हुआ, Cu का यहाँ पर ऐसा आएगा, Cu इधर ऐसा अल्टरनेटिव। आप अल्टरनेटिव में याद करिए, एक ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट होगा ऑक्सीजन का। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट यहाँ पर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अब मैकेनिज्म बता रहा था मैं आपको। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि कैसे हुआ, क्या क्या स्टेप में हुआ अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कितने स्टेप में हुआ अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट। ये स्टेप 7 स्टेप में लिया। 7 स्टेप में कैसे, देखिए पहले जो हाइड्रोजन आइटम रहता है, यहाँ पर देखिएगा आप, हाइड्रोजन आइटम रहता है। एक हाइड्रोजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन हमारा आया सिट्रिक एसिड साइकिल से।
हाइड्रोजन कहाँ से आया? सिट्रिक एसिड साइकिल पे। सिट्रिक एसिड साइकिल अभी आपने पढ़ा नहीं होगा तो एक बार पढ़ लीजिए जाके उसमें वीडियो पे। क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं सिट्रिक एसिड। हाइड्रोजन उससे आया, जो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन हमारा कैरी किया। अब हाइड्रोजन किस में जाएगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल में जाएगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल फोल्ड्स में जाएगा। फोल्ड्स जिसको फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फोल्ड्स इज नोन एज क्रिस्टाई। क्रिस्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई। ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखिएगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट। क्रिस्टाई किसको बोलते हैं? यहाँ पर देखते हैं आपको वीडियो, ये बताया ना, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टाई। जो फोल्ड रहते हैं ना, फोल्ड्स, इसको बोलते हैं क्रिस्टाई। अभी हमारा क्रिस्टाई में गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, वो क्या होता है? सीरीज़, ये जो सीरीज़ दिख रही है आपको, ये पूरी सीरीज़ में ट्रांसफ़र होते रहता है। फर्स्ट सीरीज़, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अभी साइटोक्रोम और साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। जो हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन अब किस में जाएगा? इस सीरीज़ ऑफ स्टेप में। सीरीज़ पहले हाइड्रोजन यहाँ पर गया, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, इसमें जाएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर इसमें जाएगा, फिर अब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से कुछ एनर्जी निकली, फिर इसमें ये जो Fe आ रहा है यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र होगा। हाइड्रोजन जो रहेगा सेरवल सीरीज़ और स्टेप लेगा। इन स्टेप सेरवल स्टेप में ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हमारा ATP प्रोड्यूस करेगा। और क्या यूज़ करेगा? यूजिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी। यूजिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी करेगा, है ना। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। बहुत इजी स्टेप में बता दिया मैं आपको कि देखो, पहले स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोजन रहेगा हमारा, कहाँ से आएगा? हमको हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? द हाइड्रोजन विल ऑकरेंस फ्रॉम सिट्रिक एसिड साइकिल से हाइड्रोजन हमको मिला। हाइड्रोजन अब किस में जाएगा? हाइड्रोजन किस में जाएगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहे तो यहाँ पर कि हमारा क्रिस्टाई में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? क्रिस्टाई में। अब जो सेकंड स्टेप है, हाइड्रोजन जो रहेगा हमारा सीरीज स्टेप ATC की जो सीरीज़ है यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र होगा। क्या यूज़ करेगा? वो ऑक्सीजन यूज़ करेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन रहेगा, अब हाइड्रोजन तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर तुम देख रहे हो कि H2 स्प्लिट हो रहा है, पर किस में हो रहा है? आयंस के फॉर्म में, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहेगा हमारा स्प्लिट होगा H+ आयंस में, स्प्लिट होगा। एंड और जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा हमारा, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हमारा हाइड्रोजन। कौन कैरी करेगा? हाइड्रोजन। क्या करेगा? हाइड्रोजन सीरीज़ कैरी करेगी हमारा इलेक्ट्रॉन। और या फिर इलेक्ट्रॉन कैरिंग एंडिंग विथ ऑक्सीजन। क्या करेगा? विथ ऑक्सीजन के साथ करेगा, विथ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या करेगा हमारा ये, इसको यहाँ पर ये जो स्टेप है यहाँ पर फिर क्या रहेगा हमारा? जो सीरीज़ ऑफ ETC, जो सीरीज़ है हमारी ETC की, सीरीज़ ऑफ ETC है ना, ETC जो सीरीज़ ऑफ ETC है। चाहो तो ये डायग्राम इसके बाद बना सकते हो, नहीं तो पहले ही बना सकते हो। ये जो सीरीज़ ऑफ ETC है, ये फिगर में देख सकते हैं आप। ये देखिए सीरीज़ ऑफ ETC में आपको बताया ना कि पहले हाइड्रोजन हमारा एंटर हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? किस में एंटर हुआ? क्रिस्टाई में एंटर हुआ। क्रिस्टाई मतलब माइटोकॉन्ड्रियल वाला स्पेस में एंटर हुआ। वहाँ पर फिर हमारा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ
किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हुआ और एनर्जी रिलीज़ हुई। अब एनर्जी रिलीज़ हुई तो हाइड्रोजन क्या होगा, स्प्लिट होगा। हाइड्रोजन किसमें, H+ आयंस में स्प्लिट हुआ, H+ आयंस में, और इलेक्ट्रॉन जो था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ किसके द्वारा, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन के द्वारा, है ना। और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और या तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन कैरीज एंडिंग विथ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन जो कैरी हुआ एंडिंग विथ ऑक्सीजन के साथ हुआ। अब हमारा आता है कितना, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर तो हमारा हाइड्रोजन स्प्लिट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारा, वो क्या करेगा, मूव डाउनवर्ड्स करेगा, मूव डाउन हिल्स कैसे करेगा, जैसे अब उसने यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन गया यहाँ पर, डेट इज मतलब कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाना, मूव टूवर्ड्स लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के तरफ मूव करना। आप समझ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, यहाँ से अभी हमारा हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, बाहर निकला तो ATP रिलीज़ हुई ना, और ड्यूरिंग जिसमें जो वो होता है हमारा हाइड्रोजन स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन, हम इनको और इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी रहता है, या H+ आयंस जो रहता है हमारा, H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन क्या फ़र्क है, अभी बताइए मुझे। सिमिलर है ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब तो ये H+ आयंस में कन्वर्ट हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है या हाइड्रोजन या H+ आयंस जो रहता है वो मूव करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा थी तो यहाँ मूव कर दिया, लोअर एनर्जी में हो गया, ATP रिलीज़ हुई। तो अब जो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होता है हमारा, तो वो किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास। जो इलेक्ट्रॉन कहती है, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पर जो भाई ये ऑक्सीजन है, छोटू मोटू ये वाला गोलू वाला, ये हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, बात अभी मैं आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयंस एक ही है, तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, टू फॉर्म वाटर। यदि आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। बिल्कुल ईजी सिंपल लैंग्वेज है। अब बात करते हैं ये कौन सा वाला स्टेप था अपना भाई, फोर्थ स्टेप था। अब यहाँ पर अपन समझते हैं कि फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ कि हमारा जो हाइड्रोजन है वाटर तो वो ना दिया। अब यहाँ पर आप देखना जो साइटोक्रोम है, अब ईच ट्रांसफ़र लेवल हर एनर्जी लेवल पे यहाँ पर लिखते हैं, ईच ट्रांसफ़र एनर्जी लेवल सम ATP इज रिलीज। हर एक एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ATP रिलीज होगी, कुछ ना कुछ ATP भाई रिलीज़ होनी है ना। तो इसी के लिए देखिए, जैसे ये ATP यहाँ पर एनर्जी यार ट्रांसफ़र लेवल में एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, यार ट्रांसफ़र में एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, इसमें भी हो रही थी भाई, इसमें भी हो रही थी, यहाँ पर हो रही थी ATP, यहाँ पर ATP रिलीज़ हो रही थी, ऐसा। ये हमारा कौन सा हो गया, फिफ्थ स्टेप। अब सिक्स्थ स्टेप की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, ओ चाचा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सिक्स्थ स्टेप में बात की है अभी अपन ने। जो साइटोक्रोम रहता है हमारा, क्या रहता है चाचा, साइटोक्रोम CYTO साइटोक्रोम्स। यहाँ पर जो साइटोक्रोम रहता है हमारा ऑक्सीडाइज, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको किसके हैंड ओवर कर देता है, ऑक्सीजन के हैंड ओवर कर देता है। किसके हैंड ओवर कर देता है, ऑक्सीजन के हैंड ओवर। मतलब जो H+ आयंस रहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से कोई एक लिख दो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए आपको बता रहा, इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको ऑक्सीजन के हैंड ओवर कर देता है बिफोर ऑक्सीजन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वाटर। मतलब कि ऑक्सीजन के
एक्सेप्ट करने के पहले, ऑक्सीजन के एक्सेप्ट करने के पहले, क्योंकि ऑक्सीजन जो यदि एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन या H+ आयन, तो क्या कर लेगा, फॉर्म वाटर कर लेगा। तो उसके पहले ही वो क्या करता है, साइटोक्रोम किसको और किसके हैंड ओवर कर देता है, साइटोक्रोम किसके हैंड ओवर कर देता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंजाइम जो है, एंजाइम है, वो किसके हैंड ओवर कर देता है, इलेक्ट्रॉन को जो H+ आयंस के हैंड ओवर कर देता है। किसके हैंड ओवर कर देता है, H+ आयंस के। अब ये कॉन्सेप्ट आप बोलेंगे कि आप अभी बोले कि आपने कि इलेक्ट्रॉन और H+ आयंस दोनों सेम है। भाई इलेक्ट्रॉन और H+ आयंस सेम से, बट जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या कर देगा, हाइड्रोजन के पास वो कर देगा, उसको हाइड्रोजन आयंस के पास भेज देगा, जिसमें हाइड्रोजन आयन के पास कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ईजिली ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होता आएगा। यदि वो ऑक्सीजन ही डायरेक्ट सीधे इलेक्ट्रॉन को बाइंड अप कर लेगा तो वाटर बना लेगा, जो हाइड्रोजन आयन कहाँ से निकल जाएगा, फिर प्रॉब्लम करेगा ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो 7th स्टेप है, मैं आपको बोला था। अब आप देखिए जैसे कि 3 ATP मॉलिक्यूल्स रहता है, कौन प्रोड्यूस करता है, NADH, मतलब NADH प्लस H। जो NADH प्लस H रहता है प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस फॉर ईच, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ ADP, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को हम क्या बोल सकते हैं, NADH प्लस H या NADH2 बोलते हैं। मॉलिक्यूल एंटरिंग द रेस्पिरेटरी चेन, मॉलिक्यूल द रेस्पिरेटरी चेन। अब ये जो हाउएवर यानी कि सिमिलर इसके से 2 ATP रहता है, वो 2 ATP को हम क्या बोल सकते हैं, ये 2 ATP को FADH2 बोल सकते हैं ना। आप जैसे कि अभी आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, तो क्रेब्स साइकिल में आपने पहले आप क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस ये पढ़ लीजिएगा, फिर ETC पढ़िएगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने देख चुका होगा पहले कि यहाँ पर जब हम कर रहे थे बायो एनर्जेटिक्स, किसका बायो एनर्जेटिक कर रहे थे अपन, ग्लाइकोलिसिस का बायो एनर्जेटिक करते हैं। तो जब एनर्जी यूज़ होती है कितना, उसमें एनर्जी कितनी ATP यूज़ होती है, 2 ATP यूज़ होती है। ये किसका बता रहा हूँ मैं, बायो एनर्जेटिक्स, ये बायो एनर्जेटिक्स में ग्लाइकोलिसिस का बता रहा हूँ, जिसमें हमारा पायरेट बनता है। क्या बनता है, पायरेट बनता है ना, उसके बात करा। अब यहाँ पर हमारे 2 मॉलिक्यूल रहते हैं, और जो यहाँ पर रहता है हमारा NADH2 रहता है। कितने मॉलिक्यूल बनता है वहाँ पर, 3 मॉलिक्यूल रहता है, 3 मॉलिक्यूल NADH वहाँ पर रहता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। 2 ATP तो कितना 6 ATP बनाता है, और वहाँ पर 1 ATP क्या किसका बनता है, वहाँ पर डायरेक्ट ATP फॉर्म होता है, ADP से ATP फॉर्म होता है। तो 1 मॉलिक्यूल 1 यहाँ पर कितना हुआ हमारा, वहाँ पर भी 2 ATP रहता है, तो कितना 1 ऑक्सीजन 1 रहता है, कैरी करता है, ATP 1 कैरी किया। जब ग्लाइकोलिसिस स्टेप में आपने देखा होगा, ऐसे 2 डिहाइड्रोजनस एसीटोन एल्डिहाइड बनता है और एक एसीटोन बनता है। जब वहाँ पर 2 फॉर्म हुआ, जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहाँ पर क्या जो ग्लाइकोल रहता है NADH कितने ATP की सिंथेसिस करता है, कितने ATP वो करता है, उसको कैरी करता है, 3 ATP कैरी करता है। और यहाँ पर कितना करता है, 2 ATP। सिमिलर एक और स्टेप में होगा, तो यहाँ पर कितना 2 4 10 हो गया, 10 हो गया, उसमें तो 2 का है। बायो एनर्जेटिक कितना, ATP का 8 ATP आया बायो एनर्जेटिक, किसका आया, ग्लाइकोलिसिस का। तो यहाँ पर सिमिलर जैसी एनर्जी हुआ था, वैसे ही कितना एनर्जी कैरी करता है, ये 3 ATP मॉलिक्यूल्स NADH+ करता है, 2 ATP NADH2 करता है, सिमिलर। तो यहाँ पर होता है हमारा ETC कंप्लीट। अब आपको एक पूरा मैं भी बता देता हूँ यहाँ पर सिमिलर, एक बार देखिए आप, रिवाइज हो जाएगा आपको इसमें। यह हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर हमारा बहुत सारे कोएंजाइम रहते हैं। कोएंजाइम मैं आपको बता चुका कि
कि जो रिएक्शन में इफेक्ट नहीं करते, रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट नहीं करते, बट जो मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट रहते हैं एंजाइम्स के, उनके बीच में बाइंड अप होते हैं और उसको रेट ऑफ रिएक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। तो हमारा कोएंजाइम में क्या होता है, NADH+ हो गया, FADH+ हो गया, यहाँ पर हमारा क्या आ जाए कोएंजाइम A B यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जो रहता है इसको यहाँ पर जो रहता है F1 रहता है, F1 बोलते हैं। यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लो, ATP सिंथेसिस वर्ड मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये वर्ड रिमेंबर रखिएगा। सिंथेसिस मतलब होता है कि जहाँ पर बनता है, और सिंथेसिस मतलब होता है SYNTHESIS। सिंथेसिस मतलब होता है बनना, और सिंथेसिस देख का कितना डिफरेंस है, यहाँ पर T आ रहा है, यहाँ पर ISIS, और यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है, सिंथेसिस और सिंथेटिक्स में कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारी क्लास ओवर करते हैं। यदि आपको इसके PDF चाहिए नोट्स का तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस मुझे आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। एक बार देख लेते हैं, एक बार पूरा ओवरव्यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।